दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर उड़ीसा एसएससी का है और इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड का है। अभी रिसेंटली ये एग्ज़ाम हुआ है 29 अक्टूबर 2021 को। दोस्तों ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है। इस दिन 2 पेपर हुए थे। सेकंड शिफ्ट के पेपर का भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों इसमें अपनी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित 100 क्वेश्चन आए थे, उन्हीं का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे, यानी इन 100 क्वेश्चंस को हम 2 या 3 वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह से सेकंड पेपर को भी सॉल्यूशन करेंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉयड ऐप, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और आपको बता दूं क्वेश्चन केवल इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है। तो हिंदी की मांग करने वाले भाइयों से निवेदन है कि प्लीज़ मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसे समझ लीजिए। इतनी बड़ी भी इंग्लिश नहीं है कि आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आए, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। सवाल देखो, सबसे पहला सवाल कह रहा है कि ग्राउंडिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। देखो हम सब जानते हैं अर्थिंग का प्रतिरोध जो है जितना संभव हो सके न्यूनतम होना चाहिए, यानी शुड बी एज पॉसिबल एज लो। और जनरली हम ये मानते हैं कि आदर्श रूप से 0 प्रतिरोध होना चाहिए। डी उत्तर इसका बिल्कुल सही रहेगा। आइडियली ए ग्राउंड शुड बी ऑफ 0, यानी आदर्श रूप से अगर कोई अर्थ है तो उसका प्रतिरोध कितना हो, 0 हो। अदरवाइज 1 ओम या इससे कम अगर है तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी उत्तर सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी मोटर जो है वो विद्युत घड़ी के संचालन में काम में लेंगे। देखो विद्युत घड़ी की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है स्थिर गति, कांस्टेंट स्पीड, नियत गति से ये चलती है। अगर ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें तो नियत गति का एक ही ऑप्शन है और वो है सिंक्रोनस मोटर, इसलिए अपना उत्तर भी सिंक्रोनस मोटर रहेगा। वैसे भी देखो डीसी सीरीज मोटर तो ट्रैक्शन जॉब में काम में लेते हैं। सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर जो है वो छत पंखा इस तरह के सिस्टम में काम आती है। बी उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ी हानि क्या है। बी ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, बिल्कुल आपके सामने है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में सीधा वैद्युतिक कनेक्शन होता है और ये सबसे बड़ी हानि है। यानी हम इसमें सेकेंडरी को आइसोलेट नहीं कर सकते। जनरल जो ट्रांसफार्मर होते हैं 2 वाइंडिंग वाला, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी म्यूचुअली कनेक्टेड होती है, आपस में कभी नहीं जुड़ी होती है। जबकि एक ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली भी जुड़ी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी जुड़ी होती है। यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों रूप से जुड़ी है। इलेक्ट्रिकल से जुड़ी है तो डायरेक्ट आप सेकेंडरी में कोई काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वोल्टेज एट विच बैटरी इज कंसिडर फुली डिस्चार्ज बियॉन्ड विच फर्दर डिस्चार्ज कुड केज हार्म। यानी वह न्यूनतम वोल्टेज डिस्चार्जिंग वाली जिसके बाद आपको बैटरी को और डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, उसे क्या कहते हैं। कट ऑफ वोल्टेज कहेंगे। जैसे लेड एसिड बैटरी का मैं एग्जांपल दूं तो 1.8 वोल्ट है। एक लेड एसिड बैटरी को 1.8 वोल्ट के बाद डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, ऐसा जनरली हम मानते हैं। तो ये कट ऑफ वोल्टेज कहलाती है, मतलब जिसके बाद बैटरी को आपको और चार्ज नहीं करना है, ये कह रहे हैं डिस्चार्ज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है
और ये तो हमने कई बार कर लिया है सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि आग बुझाने की जो विधि है ब्लैंकेटिंग, जिसमें फोम मिट्टी हो, आग बुझाने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है ना, यानी द्रव में आग लगी है तो उसके ऊपर झाग आ गए या मिट्टी डाल दी हमने, तो दोस्तों इस विधि को बोलते हैं स्मूथरिंग। क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो ए ऑप्शन है ना, ये तो आग बुझाने की कोई विधि है ही नहीं। बी, सी और डी, ये तीनों आग बुझाने की विधियां हैं। तीनों वैसे तो मैंने बार बार एक्सप्लेन की है, लेकिन एक बार और बता दूं। स्मूथरिंग होता है ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर आग बुझाना। कूलिंग होता है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। स्टार्विंग होता है कि जो ईंधन है ना उसको वहाँ से हटा देना, यानी फ्यूल रिमूव कर देना। जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ से ईंधन को हटा दे, उसको स्टार्विंग बोलते हैं। तो अभी हमारा बी उत्तर सही रहेगा, स्मूथरिंग आएगा। हिंदी में चिक्करण बोलते हैं स्मूथरिंग को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर will be used to fight an electrical fire if CO2 is unavailable। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र नहीं है, आपको वैद्युतिक आग बुझानी है, निम्न में से किसका उपयोग करोगे। देखो फोम टाइप वाटर टाइप का यूज नहीं कर सकते, अकेले वाटर टाइप का यूज नहीं कर सकते। वेट केमिकल जो है ना, ये एफ श्रेणी की आग बुझाने के काम आता है। वनस्पति तेल, कुकिंग ऑयल जो होता है ना उसमें, तो हम ड्राई पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। सूखे चूर्ण का उपयोग वैद्युतिक आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। फोम टाइप वाला तो बी क्लास की आग यानी लिक्विड में जो फायर होती है उसको बुझाने के काम आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐसी परिभाषा है जो एक इक्विपमेंट को वैद्युतिक सोर्स से नहीं कोई कनेक्शन है, वो पोटेंशियल फ्री है, ना ही उसमें कोई वैद्युतिक आवेश है, ऐसी परिभाषा कौन दे रहा है। यानी कौन सा उपकरण ऐसा है जो वैद्युतिक विभव से नहीं जुड़ा हुआ, पोटेंशियल फ्री बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट में, और इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी वैद्युतिक आवेश भी उसमें नहीं है। तो नाम से ही पता लग रहा है ना, डी एनर्जाइज्ड है कि नहीं, हिंदी में बोलेंगे अऊर्जित। ठीक है, यानी इसमें कोई किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। एनर्जाइज्ड जो होता है ना, इसको बोलते हैं सप्लाई से कनेक्टेड है, तो डी एनर्जाइज्ड आ जाएगा, यानी उसको हमने अनूर्जित कर दिया है। यदि कोई इलेक्ट्रिकल आवेश यानी उसमें कोई स्टैटिक आवेश रह भी गया था तो हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया है और वो बिल्कुल पोटेंशियल फ्री है, आप उसमें हाथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो केबल रेसवे होती है ना, केबल और रेसवे होती है, उनकी सपोर्ट के लिए आप किसका उपयोग करोगे। देखो केबल रेसवे जो होती है ना, वो इस तरह से एक मतलब आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है, जिनमें हम इस तरह से, मान लो ये बॉक्स है इस तरह से, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, जिनमें हम तार डालकर लेकर जाते हैं, इनको रेसवेज बोलते हैं। तो इन रेसवेज को सपोर्ट करने के लिए जो लगाई जाती है ना, उसको केबल ट्रेंच बोलते हैं शॉर्ट में। और इन्होंने केबल ट्रे सिस्टम लिखा है, बात एक ही है, जिसमें कि केबलों को होल्ड किया जा सके, रेसवेज को जिनके अंदर रखा जा सके, केबल ट्रे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय कस्टमर। उपभोक्ता के द्वारा खपत की गई विद्युत का मापन करने के लिए कौन सा उपभोक्ता के घर में जोड़ा जाएगा मेन बोर्ड के साथ। सीधी सी बात है, ऊर्जा मीटर ही होगा। सिंपल ही है ना ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खपत की गई ऊर्जा नापने के लिए ऊर्जा मीटर लगाएंगे, जो कि kWh में हमें रीडिंग देता है। इंटीग्रेटिंग प्रकार का मीटर है, ये भी ध्यान रखना, समाकलन यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि 1 ओम या इससे भी कम का रेजिस्टेंस आपको बिल्कुल सही सही मापन करना है, किसका उपयोग करोगे। 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक तो इस क्वेश्चन में दे रखा है शंट टाइप ओम मीटर, और ये नहीं हो तो दूसरा एक ऑप्शन और होता है और उसको बोलते हैं केल्विन ब्रिज। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं। शंट टाइप ओम मीटर भी है, तो अब यहाँ पर अपना बी उत्तर सही है, शंट टाइप ओम मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्लायर आप काम में लोगे वैद्युतिक वायरिंग की फॉर्मिंग करने, जहाँ आपको तार का लूप बनाना है और मान लीजिए कि ज्वेलरी मेकिंग बनानी है, ठीक है, और वेराइटी टू बैंड्स, यानी छोटी आकृति में उनको मोड़ना है, उनका लूप बनाना है, तो नाम से ही पता लग रहा है ना, राउंड नोज प्लायर आ जाएगा। देखो डायगोनल कटिंग प्लायर होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं तिरछा काट प्लायर। तो जब कोई तिरछी जगह पर चीज़ें काटनी हो तब काम में लेंगे। नोज प्लायर होता है जब अधिक लेंथ पर किन्हीं चीज़ों को पकड़ना हो। फ्लैट नोज प्लायर यानी सीधा हो गया, तो राउंड नोज प्लायर इसका उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम करंट दैट ए कंडक्टर कैन कैरी कंटिन्यूसली अंडर द कंडीशंस यूज विदाउट एक्सीडिंग इट्स टेम्परेचर रेटिंग। वह अधिकतम धारा क्या कहलाती है जो एक चालक में से लगातार प्रवाहित होती रहे और उसके ताप में कोई वृद्धि ना हो, यानी चालक गर्म नहीं हो। तो दोस्तों इसको पूरा नाम बोलते हैं करंट कैपेसिटी। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ध्यान से समझना। करंट कैपेसिटी, करंट होती है एम्पियर में, तो कुछ जगह इसको एम्पियर कैपेसिटी भी बोलते हैं, और इसका मिला देने से, यानी एम्पियर और कैपेसिटी को मिला देने से नाम बनता है एम्पसिटी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक अचालक जो होता है उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अचालकों में 8 होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अर्धचालकों में 4 होते हैं, और जो हमारे चालक होते हैं उनमें 1, 2 या 3 होते हैं। अगला सवाल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि स्पेड लग कनेक्टर चित्र में कौन सा दर्शाया है। ठीक है, देखो ये लगों की 4 कंडीशंस होती है और आपको चारों बता दूं मैं। वैसे हम जनरली इसको यू टाइप लग बोलते हैं, लेकिन इसी का नाम है स्पेड टाइप का लग। ये जो देख रहे हैं ना आप बी ऑप्शन में, इसको बोलते हैं रिंग टाइप लग। ठीक है ना, तो अभी तो अपना उत्तर है। अब देखो इसने थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया, चित्र सी आएगा लेकिन ऑप्शन ए आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सी जो डायग्राम है ना इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसलिए ए ऑप्शन करना है आपको। ठीक है, जबकि ये जो है अपने रिंग टाइप लग कहलाता है, और इनमें एक और आता है उसको पिन टाइप बोलते हैं, और ये जो है ना इसको बोलते हैं फ्लेज्ड स्पेड, यानी स्पेड के बाद मुड़ा हुआ हो रहा है। तो टोटल 4 आकृतियाँ दर्शाई थी आपको, चारों अलग अलग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, फ्यूज की रप्चरिंग कैपेसिटी किस में होती है। फ्यूज हो या सर्किट ब्रेकर, रप्चरिंग कैपेसिटी MVA में होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में। MCCB का पूरा नाम पूछा है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, कई बार मैंने आपको करवाया है। जनरेटर में इंड्यूस EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम पूछा है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इनमें ज़्यादा अपन को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट देखो ये ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज अचीव्ड इफ़ द वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक ड्रिल डोंट हैव एन अर्थ वायर। यानी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जो वैक्यूम क्लीनर होता है, ड्रिल मशीन होती है ना, उनमें कभी अर्थिंग की वायर नहीं होती। ऐसा कब कर सकते हैं, तो ऐसा तब कर सकते हैं जब उनकी केसिंग यानी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की हो, या फिर इसलिए कराएं कि ताकि तार उनका बॉडी के टच ही ना हो। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा, बॉडी जो है वो प्लास्टिक की होगी तो ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन वापस प्लायर पर आधारित दे दिया है। सवाल पूछ रहा है कि आपको कौन सा स्पेशल प्लायर यूज करना है जो छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए, उनको अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए, तारों को होल्ड करने के लिए,
बेंट करके लूप बनाने के लिए किसका उपयोग करोगे? छोटी तारें हैं, लॉन्ग नोज प्लायर आ जाएगा, क्योंकि रीच एक्वायर्ड प्लेस, ये देखो पर्याप्त दूरी तक उनको पहुंचाना भी है, लॉन्ग नोज प्लायर ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेपर, लकड़ी, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, प्लास्टिक, इन सब में लगी आग किस में आएगी? तो क्लास ए में। बी में अपने टोटल वो आ जाती है जैसे लिक्विड वाली। एफ में आ जाएगी कुकिंग ऑयल और वो। और क्लास ई जो है वो इलेक्ट्रिकल को मानते हैं जनरली हम। अगला क्वेश्चन है कोरोजन से कौन सुरक्षा देगा हमें? गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई जो होता है ना, इसी का तो है, यानी जस्ते की परत चढ़ा दो, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। तो संक्षारण से बचाव के लिए गैल्वेनाइजिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी बहुत सिंपल है, पोल से लेकर उपभोक्ता के एनर्जी मीटर तक जो सप्लाई पहुंचाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो सर्विसमेंस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है ना, ये तो बार बार आ चुका है, आप भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउ टू मेजर द करंट फ्लो कॉइल बाय ऑब्जर्विंग कॉइल्स एंगुलर डिफ्लेक्शन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान टॉर्क बनना, यानी टॉर्क धारा के समानुपाती है, तो बी उत्तर आएगा, पीएमएमसी मीटर आएगा। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, इसका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर जनरली मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी अचुंबकीय पदार्थ से बना हो, जैसे सिलिकॉन, ब्रोंज, हार्ड रोल्ड सिल्वर, प्लेटिनम सिल्वर। तो ये होती है मापी यंत्रों की कंट्रोल स्प्रिंग, जो पॉइंटर या इंडिकेटर के साथ लगती है ना। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।